Good evening students, myself Aditya Solanki, I am your social science teacher. In today's video we are going to cover some important MCQs of chapter 2 of history, nationalism in India. Nationalism in India जो चैप्टर है आपका वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि इस इंटायर सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे आपको मैप वर्क देखने को मिलेंगे, इससे आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, केस स्टडी भी आपको इससे देखने को मिल सकता है और MCQs तो मिलेंगे ही। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि हम लोग अब आज जानते हैं कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी है। उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किस बेटरमेंट के लिए काम कर रही थी, या जो भी हार्श पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, उसको रिमूव करने का काम कर रही थी। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। अब इसका फॉर्मेशन हुआ कब था ये तो समझ में आ गया। 1885 में कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका मुंबई या बॉम्बे। उस टाइम पे तो बॉम्बे नाम था, आज के टाइम पे हम लोग मुंबई कहते हैं। तो फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इससे एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो जाहिर सी बात है जहाँ पे उसका फॉर्मेशन होगा वहीं पे उसका फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है। तो इसका सेशन कब कहाँ पे हुआ था? इसका सेशन हुआ था आपका बॉम्बे में। तो एक मैप पर भी आप लोग इसे कवर कर सकते हो। अब सेकंड पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम टू एंड? अब हम लोग, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर हम लोग तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर आ गया है। और आपको ये भी पता है चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2, दोनों में ही इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, डायरेक्टली नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली उसको करवाया गया था। ब्रिटिशर्स जो यहाँ से फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे लोगों को, ठीक है, और ब्रिटिशर्स फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है। ब्रिटेन अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कैसे कर रहा है? अपने एक्सपेंडिचर मतलब हो गया खर्च। अब जाहिर सी बात, कोई भी आप वॉर लड़ते हो, जब जैसे कि आप वर्ल्ड वॉर कर रहे हो या किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हो, तो उसमें अच्छा खासा आपको खर्च देखने को मिलता है। उसको वो फुलफिल कैसे करते थे? उसको वो फुलफिल करते थे इंडिया के ऊपर टैक्स लगा के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके जो आउटकम्स इंडिया के ऊपर पड़े, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो गया है और हैवी टैक्सेस हो गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो रीजंस थे वही आपके नेशनलिज्म के एक मुख्य कारण बने आगे चल के। तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है 1918 में, 1918 में। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ठीक है, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो आप अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 1915 से। ये पूरा जो चैप्टर है वो कंसंट्रेटेड है गांधीयन एरा पे, ठीक है, जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था उस पे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1915 पे। अब क्वेश्चन को अगर हल्का सा हम चेंज कर दें कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब, तो आपका आंसर होगा 1893, ठीक है। तो 1893 में गए थे, आए कब थे? 1915 में। फोर्थ पे आते हैं, हु इज द ऑर्थर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज एक बुक है, उसके ऑर्थर क्या होना है, ठीक है। तो ये हिंद स्वराज के जो ऑर्थर हैं वो है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? हिंद स्वराज बुक लिखी गई थी आपकी 1909 में। और हिंद स्वराज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने जब देखा था कि 1920 में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो जो नॉन कॉपरेशन का आइडिया था, ठीक है, वो लिया गया था इसी बुक से, हिंद स्वराज बुक से लिया गया था, ठीक है। और वो लिखी कब गई थी? 1909 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ फादर ऑफ नेशन? फादर ऑफ नेशन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी। व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था आपका 1919। एग्जैक्ट डेट क्या है? इसकी एग्जैक्ट डेट है, यहां पे लिख देते हैं, 13 अप्रैल 1919।
अब जलियांवाला बाग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके शॉर्ट के लिए भी और आपके लॉन्ग के लिए भी। 13 अप्रैल 1919 में ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें जो अहम रोल प्ले किया था वो थे आपके जनरल डायर, क्योंकि उन्होंने ही ओपन फायर का ऑर्डर दिया था। जलियांवाला बाग एग्जैक्टली उस घटना में, उस इंसिडेंट में हुआ क्या था, वहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल था और तो नॉर्मल क्राउड जो था यानी कि वुमेन्स, चिल्ड्रंस और जो ओल्ड एज पर्सन्स थे वो सब कलेक्ट हुए थे बैसाखी के फेस्टिवल की, जो आप नॉर्मली जो मेला लगता था, ठीक, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। साथ में वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था। प्रोटेस्ट किसके लिए चल रहा था? प्रोटेस्ट चल रहा था आपके दो लीडर्स के लिए, एक सैफुद्दीन किचलू थे, एक डॉक्टर सत्यपाल थे। इन दोनों को अरेस्ट किया गया था रोलेट एक्ट के अंदर, ठीक है। अभी रोलेट एक्ट क्या होता है भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो रोलेट एक्ट के अंडर में इनको अरेस्ट किया गया था। तो इनको फ्री कराने के लिए या इनको जेल से बाहर निकालने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो और उस इंसिडेंट में जनरल डायर जो कि उस टाइम के मिलिट्री कमांडर थे, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्यों लगा हुआ था? क्योंकि 13 अप्रैल के 4 दिन पहले यानी कि 9 अप्रैल में वहाँ पे अमृतसर की गलियों में थोड़ा सा वायलेंस हो गया था, तो इस वजह से वहाँ पे मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ के तहत वहाँ पे आप ग्रुप बना के या पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते हो। जब कोई एरिया सेंसिटिव होता है यानी कि जहाँ पे दंगे हो सकते हैं, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम इंसिडेंट, इसी का आउटकम आप देख रहे हो कि उन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जनरल डायर को क्या लगा था कि ये लोग रूल्स को तोड़ रहे हैं। अब अगर आपको देखा जाए तो आप कहोगे हाँ सर तोड़ा तो इन लोगों को था ही, लेकिन आज की कंडीशन और तब की कंडीशन में बहुत डिफरेंस होता था। आज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट कर दी, डीमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट कर दी, लॉकडाउन के अनाउंसमेंट कर दी, तो उन्होंने जैसे अनाउंसमेंट कर दिया वैसे हमें जानकारी मिल गई, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आज बेटर हो गया है। पहले के टाइम पे बेटर नहीं था कि कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, लोगों को पता ही नहीं चलता था, और पता भी चलता था लोग इतने जागरूक नहीं थे कि उसका मतलब समझ पाते। तो यहाँ पे वो एक बीच में डिफरेंस आ गया था, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुआ था। उसके बाद जो डिस्टर्बेंस आगे चल के जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि एक बहुत ही कह सकते हो कि हम लोग, अगर आप ब्रिटिश रूल को देखोगे तो उसमें एक ब्लैक स्पॉट के तौर पर, काले धब्बे के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु ओपन फायर ऑन द जनरल मीटिंग ऑफ जलियांवाला बाग? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन थे? जनरल डायर थे। लॉर्ड इरविन, ये गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लॉर्ड इरविन किससे रिलेटेड है? गांधी इरविन पैक्ट से। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था? ये पैक्ट वही था जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक के गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी बिगिंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में 2 सेशन हुए थे, ठीक है। जो सितंबर का सेशन था कलकत्ता का, उसी से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। फिर सेकेंड जो सेशन हुआ था दिसंबर में, उसमें जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, उसको इन्वॉल्व किया गया था, जिससे क्योंकि मुस्लिम लीग कौन से मूवमेंट कर रहे थे? खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे। अब खिलाफत इशू क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तो जो कंट्रीज हारी थी, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स थी वो हारी थी। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था नजदम वाले चैप्टर में, ठीक है, कि सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी। मेन जो कंट्रीज थी वो आपकी जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, टर्की थी। टर्की एक इस्लामिक कंट्री है। टर्की में एक रिलीजियस हेड, स्पिरिचुअल हेड की एक पोजीशन होती थी खलीफा की। अब खलीफा इज जस्ट लाइक रिलीजियस गुरु, ठीक है। उससे जितने भी इस्लामिक कम्युनिटी के लोग थे वो उनको फॉलो करते थे। तो जब टर्की इस वर्ल्ड वॉर में हारी तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? तो खलीफा की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अपोज में जो जहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्होंने वहाँ से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, उन्होंने खिलाफत इशू को स्टार्ट किया था। और खिलाफत इशू में जो मेन रोल किया था वो 2 लोगों ने किया था, एक मोहम्मद अली थे, एक शौकत अली थे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, महात्मा गांधी बिगिंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 AD में। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? चलिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, मान गया, हमने बता दिया, आपने मान लिया, बुक में पढ़ लिया। कारण क्या था इसका? इसका जो मेन रीजन था वो था आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट
एक और चीज़, अगर हमें अब शॉर्ट आंसर लिखना है या लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है, तो हम लोग इसमें जलियांवाला बाग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और हमने नॉन कॉपरेशन यहाँ पे नॉन कॉपरेशन को रिलेट किया था हिंद स्वराज से, जो कि 1909 में बुक लिखी गई थी, ठीक। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है जो कि आपके मन में आना भी चाहिए कि सर हम लोगों ने ये देखा कि 1917 में सत्याग्रह हुआ, 1918 में सत्याग्रह हुए दो, ठीक है, पहले चंपारण हुआ, देन खेड़ा हुआ, देन अहमदाबाद हुआ, तो ये सारे सत्याग्रह चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब रोल एक्ट आया तो हम लोगों ने रोल एक्ट सत्याग्रह क्यों नहीं लाया, ठीक है, हम लोग नॉन कोऑपरेशन क्यों लेकर आए। रोल एक्ट के बाद फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, क्योंकि रोल एक्ट मार्च लास्ट में आया था और अप्रैल 13 में आपने जलियांवाला बाग की डेट पड़ी थी, ठीक है। तो ये सब बहुत ही जल्दी होने वाले इंसिडेंट थे। जब 13 अप्रैल में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था, ठीक है, जिससे कि जो भरोसा था गांधी जी का वो ब्रिटिश रूल से उठ चुका था, ठीक है। और उठने का मतलब ये है कि अब वो ये बिलीव रखते ही नहीं थे कि ब्रिटिश अब हमें सही तरीके से हमारे कंट्री को एडमिनिस्टर कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस कंट्री को वो अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक। और गांधी जी का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं इस वजह से नहीं कि हम लोग कमज़ोर हैं, वो पावरफुल है, ठीक है, वो इस वजह से रूल कर रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें रूल करने दिया, क्योंकि हम लोगों ने कोऑपरेट किया। तो अगर हम लोग उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनका रूल खत्म भी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेट बारडोली सत्याग्रह। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि सत्याग्रह मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है वो गांधी जी के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है, तो वो महात्मा गांधी को लगा देते हैं। आपको जितने भी सत्याग्रह मिलेंगे, चाहे वो खेड़ा का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो चंपारण का हो, वो सब गांधी जी के नेतृत्व में करे गए थे। बट जो बारडोली का सत्याग्रह था, ठीक है, उसमें जो मेन रोल निभाया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है सर बारडोली सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये हुआ था 1928 में। तो इसकी डेट क्या थी? 1928। कहाँ पे हुआ था? सूरत में, ये भी गुजरात में। तो आज की वीडियो में ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो तब भी हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन और इसी के डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उसको कवर कर लीजिए। और अब यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन क्यों किए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हम लोगों को अभी इसी वीडियो पे इसी चैप्टर पे बनानी है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर हम ये कहें कि अगर आपको हिस्ट्री या पूरा हिस्ट्री स्टार्ट करनी तो रिवीजन आप सबसे पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इसका मार्क्स कंटेंट बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मैप करके इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे, मैंडेटरी है। अगर हम लोग यूपी बोर्ड की बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के इसी चैप्टर से बनेंगे, और किसी चैप्टर से आपको मैप पर आता नहीं है। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ केवल मैं, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं चैप्टर्स के, ठीक है, वो किसी भी चैप्टर से आपको मैप पर रख सकते हैं, ठीक है, उसकी वास्ट वैरायटी उनके पास। लेकिन हिस्ट्री में क्या लिमिटेशन है, केवल यह चैप्टर इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया पे आप मैप पर जो बनता है वो इसी चैप्टर से बनता है, ठीक है। तो 5 नंबर ये हो गए, उसके बाद आपके MCQs हो गए, देन आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स हो गए। इसी वजह से इस चैप्टर पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।